मैंने ट्रेन में उस लड़की को जबरदस्ती रेप का शिकार होने से बचाया था, लेकिन उसी ने पलटकर कहा, असल में मुझे इसी ने जबरदस्ती की थी। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस अकादमी में दाखिले की मेरी योग्यता पूरी तरह खत्म हो गई। मेरा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया गया। यहाँ तक कि मेरे शहीद पिता को भी बेवजह गालियां दी गईं। उन्हें इतना बदनाम किया गया कि हमारा परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। मेरी माँ एक सुसाइड नोट छोड़कर मेरे पिता की कब्र के सामने सिर मारकर आत्महत्या कर ली। बाद में सबूतों की कमी के कारण मुझे छोड़ दिया गया, लेकिन तब तक मेरा घर उजड़ चुका था। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैं उस लड़की को ढूंढने गया और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बड़े आराम से बोली, मैं एक बड़े टाइकून परिवार की वारिस हूँ। उस वक्त बस एक इम्पल्सिव फैसला था। तुमने मेरा फ्यूचर बर्बाद किया, इसमें तुम्हें कोई शर्म नहीं? वो हंसकर बोली, पुलिस अकादमी का स्टूडेंट ही तो था ना। आखिर में मेरे पैरों के नीचे ही रहता। उसके गुंडे मेरी तरफ दौड़े और मैं तुरंत बेहोश हो गया। जब दोबारा आंख खुली, मैं उसी दिन वापस आ चुका था जिस दिन मैंने उसे बचाया था। इस बार मैंने अनदेखा करने का फैसला किया। दफा हो जाओ। तुम कौन हो? ये ट्रेन है। अगर फिर ऐसा किया तो मैं अटेंडेंट को बुला लूंगी। बर्थ जोर जोर से हिल रही थी। ऊपर वाली बर्थ का फ्रेम कांप रहा था। सामने खिड़की के शीशे में अफरा तफरी का धुंधला प्रतिबिंब दिख रहा था। अंधेरे में वो नजारा और भी साफ नजर आ रहा था। मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। सिर में तेज दर्द उठा और पिछली जिंदगी की यादें बाढ़ की तरह दिमाग में उमड़ पड़ी। मैंने कंबल के नीचे अपनी जांघ को जोर से चिकोटी काटी। तेज दर्द महसूस हुआ। मैं सचमुच वापस आ गया था। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। पिछली जिंदगी में मैं पुलिस अकादमी का ट्रेनी था। उस दिन एडमिशन के लिए जा रहा था। जवान खून था, जोश से भरा हुआ। मैंने ऊपर वाली बर्थ पर चढ़े आदमी को लात मारकर नीचे गिरा दिया। वो आदमी फर्श पर गिरकर चीखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी करतूत पकड़ ली गई है, इसलिए वो अंधेरे में भाग गया। लड़की कांप रही थी, लेकिन फिर भी उठकर मुझे धन्यवाद कहा। उस वक्त मेरे अंदर गर्व भर गया था। मैंने उससे कहा था, पुलिस में रिपोर्ट करना ही खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। स्कूल पहुंचने के बाद मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई। सबने कहा कि मैं एक आदर्श पुलिस कैडेट हूँ। हॉस्टल में तो मेरे सम्मान में छोटी सी पार्टी तक रखी गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही नेक काम मेरी जिंदगी तबाह कर देगा। एक हफ्ते बाद मैं क्लास में पढ़ रहा था। अचानक वही लड़की रोती हुई क्लास में घुस आई। उसने आरोप लगाया कि मैंने उसके साथ गलत काम किया था। उसने ये भी कहा कि मैं उसे धमका रहा था और उसकी निजी तस्वीरें इंटरनेट पर डालने की बात कर रहा था। रोते रोते वो बोली, मैं मजबूर थी, इसलिए अब तक चुप रही, लेकिन अब हिम्मत जुटाकर सामने आई हूं ताकि कोई और लड़की इसका शिकार न बने। फिर उसने सीधे मेरी तरफ उंगली उठाई। एक बार मेरे साथ जबरदस्ती करना काफी नहीं था, अब मुझे चुप रहने पर मजबूर करना चाहते हो? मैं पूरी तरह सुन्न पड़ गया। मौके पर ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जो रूममेट पहले मुझ पर गर्व करते थे, वही लोगों की गालियां सुनने लगे। स्कूल के छात्रों ने वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। पुलिस अकादमी का छात्र ट्रेन में लड़की के साथ जबरदस्ती करते पकड़ा गया। खबर आग की तरह फैल गई। मुझे ऐसा दिखाया गया जैसे मैं जन्मजात अपराधी हूँ। लोगों ने मेरे बचपन तक की बातें खोद निकाली। मेरे शहीद पिता को भी बदनाम किया गया। कहा गया कि उन्होंने कोई बलिदान नहीं दिया था, बल्कि पैसे लेने के लिए मौत का नाटक किया था। मामला इतना तेजी से फैला कि स्कूल ने मुझे तुरंत निकाल दिया। 3 साल की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। मैं सड़क पर भागते चूहे जैसा हो गया। माँ को यकीन था कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन उनके पास ताकत नहीं थी, सबूत नहीं थे। आखिर उन्होंने एक आखिरी चिट्ठी छोड़ी और आत्महत्या कर ली। उनकी मौत के बाद ही मामला गंभीरता से लिया गया। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और सबसे अच्छे वकील मेरे पास आए। आखिरकार उन्होंने मेरी बेगुनाही साबित कर दी, लेकिन मेरी माँ वापस नहीं आ सकती थी और मेरा भविष्य भी खत्म हो चुका था। सरकार ने मुझे निर्दोष घोषित कर दिया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सब कहते थे कि उसके परिवार ने पीछे से मामला दबा दिया। मैं होटल में बर्तन धोने का काम कर रहा था। संयोग से उसी दिन उसकी शादी थी। फोटो में वो फूल जैसी मुस्कुरा रही थी और एक आदमी का हाथ पकड़े खड़ी थी। दूल्हा उसी अमीर टाइकून परिवार का वारिस था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसके मेकअप रूम में घुस गया और पूछा कि उसने मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाया, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ मारपीट और मजाक मिला। आखिर में अपनी जान तक गंवा बैठा। उसके गुंडे मेरी तरफ टूट पड़े। मैं तुरंत बेहोश हो गया। तब मुझे समझ आया, मेरी नजर में जो न्याय था, उनकी नजर में वही गुनाह था। जब मैंने दोबारा आंख खोली, मैं फिर उसी ट्रेन में था। दफा हो जाओ। तुम कौन हो? मैंने आंखें खोली, फिर दोबारा बंद कर ली। जेब से ईयर प्लग निकाले और कानों में लगा लिए। लड़की की चीखें धीरे धीरे तेज होती गईं, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। वैसे भी यही तो वो चाहती थी। सुबह की रोशनी आंखों पर पड़ी। थोड़ी देर बाद ट्रेन अटेंडेंट ने मुझे जगाया। सर, क्या आपने कल रात इस डिब्बे में कोई असामान्य आवाज सुनी थी? हाँ। आपने क्या कहा? मैं रात भर ईयर प्लग लगाकर सोया था, कुछ नहीं सुना। ठीक है सर, आप आराम कीजिए। अटेंडेंट बेबस होकर सिर हिलाता हुआ चला गया। मैं सुरक्षित स्कूल पहुंच गया। सबसे पहले अपने रूममेट्स के पास गया। पिछली जिंदगी में यही लोग मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। इन्होंने मेरे लिए सबूत जुटाए, हर जगह भाग दौड़ की और जेल से छूटने के बाद नौकरी तक दिलवाई। भावुक होकर मैंने हॉस्टल का दरवाजा खोला। अरे, आखिरकार बेवकूफ आ ही गया। क्या हुआ? इतना भागते हुए क्यों आया? हमारा पहले से एक ग्रुप चैट था।
हालांकि हम कभी मिले नहीं थे, लेकिन मेरा निकनेम बेवकूफ था, इसलिए सब मुझे उसी नाम से बुलाते थे। पिछली जिंदगी में मैं इस नाम का विरोध करता था, लेकिन अब मेरी आंखें भर आईं। अरे क्या हुआ? पहली बार घर से दूर आया है क्या? माँ की याद आ रही है? दफा हो जाओ। हमारा बेवकूफ तो फ्यूचर पुलिस ऑफिसर है, इतना कमजोर कैसे हो सकता है? कल मिलिट्री ट्रेनिंग है, खड़े मत रहो, जल्दी सामान रखो। चलो, हमने तुम्हारे लिए खिड़की के पास वाली जगह बचाकर रखी है। जैसा पहले तय हुआ था, मेरी बर्थ खिड़की के पास थी। मैंने शांति से एक हफ्ता गुजार दिया। मुझे लगा इस बार सब ठीक रहेगा, ग्रेजुएशन तक मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी बहुत भोला था। एक दिन क्लास चल रही थी, अचानक वो लड़की दरवाजा धक्का मारकर अंदर घुस आई। मेरे सामने खड़ी होकर रोने लगी। इस जानवर ने एक बार मेरे साथ गलत काम किया, फिर भी इसका मन नहीं भरा। अब ये मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं इसके लिए जुर्म अपने सिर ले लूं। मैंने शांत होकर पूछा, माफ कीजिए, आप कौन हैं? क्या हम पहले कभी मिले हैं? वो चीखी, झूठ बोल रहे हो। ट्रेन में मेरे साथ गलत काम करने वाला तुम ही थे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी तो बच जाओगे? मैं बता रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। आज मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ ताकि मेरी तरह कोई और लड़की तुम्हारा शिकार न बने। उसकी न्यायप्रिय बनने वाली एक्टिंग इतनी असली लग रही थी कि एक पल के लिए मुझे भी यकीन होने लगा। आसपास के सभी छात्र अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और लिखता रहा। ये देखकर उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया और कॉलर पकड़कर खड़ा कर दिया। मेरे अंदर गुस्सा उबल पड़ा। मैंने उसका हाथ झटक दिया और धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। वो काफी देर तक सदमे में पड़ी रही, फिर अचानक चिल्लाने लगी, मार रहा है, मार रहा है। इसने मेरी इज्जत बर्बाद की और अब मुझे पीट भी रहा है। ये जानबूझकर लोगों का ध्यान भटका रहा है। क्या यही पुलिस कैडेट होते हैं? क्या भविष्य के पुलिस वाले ऐसे होते हैं? अगर सब ऐसे हैं तो मैं मांग करती हूँ कि इसकी जांच हो। ऐसे इंसान को कभी ताकत नहीं मिलनी चाहिए। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें क्या हो गया है? हर आदमी को देखकर कह देती हो कि उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जरूरत हो तो मैं एम्बुलेंस बुला दूं, मानसिक अस्पताल जाकर चेकअप करवा लो। वो चीख पड़ी, अब भी नाटक कर रहे हो? मर भी गई तो तुम्हें कानून के हवाले करके जाऊंगी। मैंने कहा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तुम आते ही मुझे थप्पड़ मारती हो। मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया है। शुरू से आखिर तक मुझे समझ नहीं आया कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। मेरा सुझाव है, पहले अपना दिमाग चेक करवाओ, यहाँ खड़े होकर तमाशा मत बनाओ। फिर मैंने हंसकर कहा, तुम कहती हो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? तुमसे बड़ा कलाकार मैंने नहीं देखा। खबर हवा की तरह फैल गई। कुछ ही देर में क्लास टीचर पहुंच गई। ये क्या हो रहा है? क्लासरूम में लड़ाई? पढ़ाई के समय? पिछली जिंदगी में भी सबसे पहले वही आई थी। तब उन्होंने कहा था कि झांग निंग एक कमजोर लड़की है, इसलिए वो झूठ नहीं बोल सकती। उन्हीं की पक्षपात भरी बातों ने मुझे और ज्यादा फंसा दिया था। उनकी बातें बाद में इंटरनेट पर भी फैल गई थी और नेटिजन्स ने सब सच मान लिया था। उन्होंने मुझे घूर कर कहा, ज्वांग बेन्यू, क्या तुम इस लड़की को परेशान कर रहे हो? देखो, वो तुम्हें ढूंढते हुए स्कूल तक आ गई है। मैंने पहले ही कहा था, तुम लड़कों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। काम खत्म होते ही भाग जाते हो। मेरे ऑफिस में चलो, आज तुम्हें इस लड़की को जवाब देना ही होगा। तभी मेरे रूममेट्स खड़े हो गए। मैडम, हम ज्वांग बेनन्यू के रूममेट हैं, हम भी साथ चलेंगे। मेरा दिल कस गया। उन्हें क्या पता था कि उस टाइकून फैमिली का वारिस आसमान तक ढक सकता था। अगर वे भी इसमें फंस जाते तो शायद पूरा हॉस्टल बर्बाद हो जाता। मैंने सीधे टीचर की तरफ देखा। मैडम, आप आई और बिना जांच किए मुझे दोषी ठहरा दिया। मेरी इज्जत का क्या? क्या सिर्फ इसकी इज्जत है, मेरी नहीं? या फिर आप पहले से इसके साथ मिली हुई हैं? क्या आप चाहती हैं कि मैं खुद गड्ढे में कूद जाऊं? अगर आज मैं आपके साथ गया तो क्या कभी वापस नहीं लौटूंगा? ठीक है, स्कूल जैसा उचित समझे वैसा करे। मुझे लगा उनके पास कोई सबूत नहीं है, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन तभी पुलिस आ गई और मैं तुरंत समझ गया, ये दोनों असली पुलिस नहीं थे, बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह। मैं तुरंत आगे बढ़ा। कांस्टेबल साहब, मेरा नाम जुआंग बेनन्यू है, मैं शहीद जुआंग जियानजुन का बेटा हूँ। तभी लड़की फिर चिल्लाई, वही है, वही है। कल मैं इसे ढूंढने स्कूल आई थी, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। ट्रेन में इसने मेरे साथ गलत किया। ये पुलिस के पास जाकर मुझे फंसाने की धमकी भी दे रहा था और मेरी प्राइवेट तस्वीरें इंटरनेट पर डालने की बात कर रहा था। जुआंग बेनन्यू, क्या तुम आदमी हो भी? तुम तो भविष्य के पुलिस अधिकारी हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम कह दो तो मैंने कर दिया। हम पुलिस कैडेट हैं, भविष्य में जनता के लिए न्याय लाना हमारा काम होगा। लेकिन सिर्फ इसकी कुछ बातों और कुछ आंसुओं के आधार पर तुम लोगों ने तय कर लिया कि ये पीड़ित है और मैं अपराधी हूं। तो बताओ, आगे चलकर कितने लोग तुम्हारी ऐसी सब्जेक्टिव जजमेंट की वजह से बर्बाद होंगे? कितने लोग सिर्फ कुछ आंसुओं की वजह से झूठे आरोप झेलेंगे? कितनों की जान चली जाएगी? मेरी बात सुनकर कुछ छात्र सिर हिलाने लगे। सही कह रहा है, हमें सबूतों की बात करनी चाहिए। सिर्फ आरोप लगा देने से कोई अपराधी नहीं बन जाता। हाँ, रोने के अलावा इसके पास कोई सबूत भी है? लड़की घबरा गई। इसकी बात मत सुनो, ये अपराधी है, ये बस बहाने बना रहा है। तभी टीचर गुस्से से चिल्लाई, सब चुप हो जाओ। मैं हंस पड़ा।
पुलिस तो यहाँ पहले से खड़ी है, बस असली पुलिस के आने का इंतजार करो, फिर देखते हैं कौन भागता है। असल में ये दोनों नकली पुलिस थे। उन्हें डायरेक्टर झांग ने सिर्फ मुझे डराने के लिए भेजा था। जैसे ही असली पुलिस आती उनका भांडा फूट जाता। टीचर ने फोन निकाला और मुझे फोन अनलॉक करने के लिए मजबूर करने लगी। तुम पुलिस संसाधनों की बर्बादी कर रहे हो, तुम्हें पुलिस कैडेट कहलाने का कोई हक नहीं। तभी बाहर से आवाज आई, हम आ गए हैं। मैं मुस्कुरा दिया, मेरी बाजी सही निकली थी। यहाँ क्या हो रहा है? एक असली पुलिस अधिकारी अंदर आया। नकली पुलिस घबरा गए। मैंने कहा, क्या बात है, अब हमला करने का आरोप भी लगा दोगे? ये दोनों तो वैसे भी वो अभिनेता हैं जिन्हें किसी ने किराए पर बुलाया है। लड़की गुस्से से बोली, हाँ हाँ, जिसे मैंने बुलाया वो असली पुलिस और जिसे तुमने बुलाया वो नकली। मैं मुस्कुराया, और भी अच्छा, चलो फिर सब साथ चलकर पूछताछ कर लेते हैं। फिर मैंने टीचर की तरफ देखा। टीचर ली, इतनी जल्दी क्या है? खाना बाद में खा लीजिएगा। मामला आपसे शुरू हुआ है, इसलिए आपको भी साथ चलकर सब साफ साफ बताना होगा। मुझे पुलिस गाड़ी में बैठाया गया। मैंने अधिकारी से कहा, ऑफिसर, मैं आखिरी बार साफ कर देता हूँ, इस लड़की के क्लास में घुसने से पहले मैं इसका नाम तक नहीं जानता था, इसका चेहरा भी कभी नहीं देखा था। ट्रेन में मैं इसकी नीचे वाली बर्थ पर था। पूरे सफर में ईयर प्लग लगाकर सोता रहा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। उस दिन ट्रेन का अटेंडेंट इसकी गवाही दे सकता है। क्या तुमने इन्हें खरीद लिया है? तुमने जरूर इन्हें रिश्वत दी होगी। ऑफिसर, मैं जान जोखिम में डालकर रिपोर्ट करने आई हूँ और आप लोग बस आंखें खोलकर एक अपराधी को पूछताछ कक्ष से बाहर जाने दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो पुलिस अकादमी का छात्र है और उसका पिता शहीद था। इसलिए तुम लोग उसे बिना किसी शर्त के बचा रहे हो। क्या तुम्हें अपनी यूनिफॉर्म पर शर्म नहीं आती? तुम आखिर कब तक हंगामा करती रहोगी? आखिर तुम्हारे साथ जबरदस्ती किसने की? ट्रेन में अटेंडेंट थे, जरूर किसी ने कुछ देखा होगा। तुम ठीक से रिपोर्ट दर्ज कराओ और संदिग्ध की पहचान बताओ। हम खुद ही उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन तुम बार बार मेरे पीछे ही क्यों पड़ी हो? कहीं कोई तुम्हें पीछे से इंस्ट्रक्शन तो नहीं दे रहा? मिस जांग, शांत हो जाइए। हमने ट्रेन के स्टाफ से पुष्टि कर ली है, जुआंग बेनन्यू सच में बेगुनाह है। उस रात उसने पूरे सफर में ईयर प्लग लगाए रखे थे और अपनी बर्थ से कहीं नहीं गया था। मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी। तुम सब उसके खरीदे हुए हो। मैं जो कह रही हूँ सब सच है। मुझे लगता है तुम्हें सच में कोई बीमारी है। किस मानसिक अस्पताल से भाग कर आई हो? भाई लोंग, आखिर आप आ ही गए। ये सब मुझे तंग कर रहे हैं। ये लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। पिछले जन्म में इसी ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इस जन्म में मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बेबी, मत रो। मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लेने आया हूँ। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। डायरेक्टर झांग, मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ इतना बड़ा अपमान झेलना पड़ा है। क्या आप मुझे कोई जवाब नहीं देंगे? तुम वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं? विक्टिम ने साफ इसका नाम लिया है, फिर भी तुमने इसे छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है? क्या नौकरी नहीं करनी अब? तो ये सच में पुलिस वाले हैं। सिर्फ 2 दिन पहले भर्ती हुआ सहायक पुलिसकर्मी भी अब ऊपर वालों की खुशामद करना सीख गया है। बिल्कुल पिछले जन्म की तरह रिश्वतखोर। मैं शूलोंग ऐसे काम करने की जरूरत नहीं समझता। किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत इतनी खराब होगी कि उसी डिब्बे में मौजूद रहो? बच्चे, अपनी बदकिस्मती मान लो। तुम्हें डर नहीं कि कोई तुम्हारी जवाबदेही तय करेगा? जिंगजो में हमारा शू परिवार ही कानून है। पिछले जन्म में तुमने मेरा काम बिगाड़ा था। इस जन्म में भी मैं तुम्हें ऐसी हालत में पहुंचा सकता हूं कि मौत भी बेहतर लगे। उसे कैसे पता? नहीं, ये नामुमकिन है। क्या वो भी पुनर्जन्म लेकर आया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बस मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। शूलोंग ने मुझे बलि का बकरा इसलिए चुना क्योंकि उस दिन ट्रेन में जिस लड़की के साथ उसने जबरदस्ती की थी वो सिर्फ झांग निंग नहीं थी, बल्कि कैपिटल के सू परिवार की बेटी भी थी। सू परिवार की ताकत शू परिवार से भी बड़ी थी। उसने सू परिवार को नाराज कर दिया था, इसलिए उसे कोई ऐसा चाहिए था जो सारा दोष अपने सिर ले ले और सू परिवार का गुस्सा शांत हो जाए। पिछले जन्म में मेरी मौत के बाद ही ये राज खुला था। इस जन्म में मैं इस सुराग को कसकर पकड़ूंगा ताकि शू लोंग और शू परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। क्या हुआ? तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं करना चाहते। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई लोग मेरे अतीत की परवाह नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ। मैं तुम्हें सड़ते हुए जेल में देखना चाहती हूँ। सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसे ले जाओ, अभी गिरफ्तार करो। तुमने अभी जो कहा और जो किया मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आज जुआंग बेनन्यू यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया तो मैं ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। फिर पूरी दुनिया फैसला करेगी कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ले जाओ इसे, जल्दी ले जाओ, बंद कर दो इसे। मैंने झांग निंग के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। तुम लोग कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। बाहर निकलने के बाद मैं तुम सब पर मुकदमा करूंगा। मैं देखता हूं कौन इसे हाथ लगाता है। आप यहाँ कैसे? झांग निंग, अगर तुमने इसे फिर बदनाम करने की कोशिश की तो मुझे मजबूर मत करना। मैं अब भी तुम्हारे माता पिता को बुलाऊंगा ताकि वो अपनी आंखों से देख सकें कि उनकी बेटी क्या तमाशा कर रही है। तो होता कौन है मेरे मामले में दखल देने वाला? लगता है तुम्हारे पिता इन दिनों बहुत फुर्सत में हैं।
अपने बेटे को संभाल नहीं पा रहे तो क्यों ना मैं उनकी जगह इसे सबक सिखा दूं। हरामजादे, मैंने तुझे हमेशा क्या सिखाया था और तू बाहर जाकर ऐसी हरकतें कर रहा है। निकम्मा, बिल्कुल किसी काम का नहीं। तेरे माँ बाप ने तुझे पालने के लिए कितनी मेहनत और तूने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। मैं एक तरफ खड़ा ये तमाशा देख रहा था, दिल के अंदर अजीब सी तसल्ली थी। ये सब वही था जिसके वो हकदार थे। पिछले जन्म में उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को जो दर्द दिया था, मैं उसका हिसाब एक एक करके चुकाऊंगा। और ये सब संभव हुआ मेरे पिता के सबसे करीबी शिष्य भाई खा की वजह से, जिन्होंने मुझे बचाया। बहुत बढ़िया, सच में गुरुजी के बेटे होने के लायक हो। तुम्हें हिम्मत है। धन्यवाद भाई खा। अगर आप नहीं होते तो आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। अरे इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? तुम्हारे पिता मेरे गुरु थे। जब वो शहीद हुए थे उन्हें सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी और तुम्हारी माँ की थी। जी मैं समझ गया। आगे से कोई भी परेशानी हो तो मुझे तुरंत फोन करना। वैसे भी आज वीकेंड है, मैं घर जाकर माँ से मिलना चाहता हूँ। पिछले जन्म में मरते वक्त भी मैं माँ को आखिरी बार गले नहीं लगा पाया था। इस जन्म में मैं उन्हें फिर कभी दुख नहीं सहने दूंगा। अरे तुम वापस आ गए? क्या सैन्य प्रशिक्षण शुरू होने से पहले छुट्टी नहीं मिलती? मुझे आपकी याद आ रही थी। माँ इतना बड़ा हो गया है फिर भी छोटे बच्चे की तरह माँ से लिपट रहा है। एक आदमी को मजबूत बनना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। माँ आगे से मैं आपका अच्छा बेटा बनूंगा। ठीक है ठीक है, अब बस भी करो। मुझे पता था तुम आओगे, इसलिए तुम्हारी पसंद का मांस बनाया है। चलो हाथ धोकर खाना खाओ। उसी समय लिविंग रूम के टीवी पर अचानक एक न्यूज रिपोर्ट चलने लगी। रिपोर्टर झांग निंग इस समय संदिग्ध ज्वांग बेनन्यू के घर के बाहर मौजूद हैं और आपको ताजा खबर दे रही है। ज्वांग बेनन्यू का घर इसी इलाके में है। उनके पिता एक शहीद थे जिन्होंने लोगों को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। माँ ये बिल्कुल भी कोई इत्तेफाक नहीं है। ये लोग जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। मैंने आपको सब बता दिया था, ट्रेन में जो हुआ, स्कूल में जो हुआ और फिर पुलिस स्टेशन में जो कुछ हुआ। माँ आपको मुझ पर भरोसा है ना? मुझे भरोसा है। तू अपने पिता का बेटा है, तू ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए इंसाफ जरूर लेकर आऊंगी। मेरी माँ ने तुरंत फोन उठाकर भाई खा को कॉल किया। अभी कॉल लगी ही थी कि बाहर से झांग निंग की तेज चीख सुनाई दी। ज्वांग बेनन्यू बाहर निकल, तूने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। क्या तुझे लगता है कि पुलिस को सबूत नहीं मिला तो तू कानून की सजा से बच जाएगा? बाहर निकल। दोस्तों इस वक्त हम ज्वांग बेनन्यू के घर के बाहर मौजूद हैं। माँ आप बैठिए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। बेनन्यू जल्दी बाहर आओ। आजकल के लड़के भी कमाल हैं, किसी लड़की के साथ ऐसा करके भी जिम्मेदारी नहीं लेते। सब लोग देखो, कहते हैं शहीद का परिवार है। मुझे तो लगता है ऊपर वाला ही टेढ़ा हो तो नीचे वाले भी वैसे ही होते हैं। इनमें कोई संस्कार नहीं है। क्या इसका बाप सच में शहीद था? कहीं मौत का भी नाटक तो नहीं किया था? हाँ, और ये पुलिस अकादमी का छात्र भी है, फिर भी ऐसा काम कर सकता है। पुलिस छात्र होने से क्या होता है? अच्छे नंबर इंसान के अंदर का कचरा नहीं निकाल सकते। उनकी बातें मेरे कानों में सुई की तरह चुभ रही थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। पिछले जन्म के दृश्य फिर सामने आने लगे, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था। सिर्फ सीधा मुकाबला करके ही मैं अपने परिवार को बचा सकता था। ज्वांग बेनन्यू तुम पर बलात्कार के मामले में शामिल होने का शक है। हमारे साथ चलो। फिर वही ड्रामा। क्या तुम्हें लगा मैं घर आ गया हूं तो अकेला हूं, कोई मेरा साथ नहीं देगा और मुझे आसानी से दबा लोगे? झांग निंग उस दिन पुलिस स्टेशन में हम सब साफ साफ बात कर चुके थे। ट्रेन में मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं हुआ था। ट्रेन के कैमरे और स्टाफ की गवाही दोनों साबित करते हैं कि मैं बेगुनाह हूं। तुम बार बार कहती हो कि पुलिस को सबूत नहीं मिला, लेकिन मुझे तुम्हारे बुलाए लोगों ने बार बार हिरासत में लिया। तुम्हारे पास इतनी ताकत है, इतने संबंध हैं, फिर भी असली अपराधी का सबूत नहीं ढूंढ पा रही, या जानबूझकर नहीं ढूंढ रही। तुम लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हो सिर्फ इसीलिए कि उसके पिता शहीद थे जिन्होंने लोगों को बचाते हुए अपनी जान दी थी। तुम लोगों का ऐसा व्यवहार किसी भी हीरो का दिल ठंडा कर देगा। अगर भविष्य में सच में कोई खतरे में हुआ तो कौन आगे बढ़कर लोगों को बचाने की हिम्मत करेगा? जैसे ही शहीद का जिक्र हुआ, कई पड़ोसी शर्मिंदा होकर पीछे हट गए। अब कोई भी यूं ही कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कौन गारंटी दे सकता है कि शहीद का बेटा जरूर अच्छा इंसान ही होगा? अगर इस लड़की के साथ सच में अन्याय नहीं हुआ होता तो क्या वो अपनी इज्जत दांव पर लगाकर यहां तक आती? तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हें इंसाफ चाहिए, तो बताओ तुम्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुआवजा नहीं? बिल्कुल, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। तो मतलब कोई मुआवजा नहीं चाहिए? हाँ, तुम इतनी निस्वार्थ हो तो जरूर चाहती होगी कि असली अपराधी जेल में सड़े। बिल्कुल, उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए, एक पैसा भी मुआवजा नहीं लेना चाहिए। तो फिर सबूत दिखाओ। कोई सबूत नहीं है, फिर भी पत्रकारों को मेरे घर बुलाकर मेरे खिलाफ चिल्ला रही हो, मेरी और मेरे परिवार की बदनामी कर रही हो, सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ रही हो। मैं अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकता हूँ। तुम्हें इंसाफ नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए। बस मेरी किस्मत खराब थी कि मैं तुम्हारे साथ उसी ट्रेन के डिब्बे में था। सब लोग देखो, यही सबूत है। ये उसी दिन ट्रेन में उसकी फोटो है। सिर्फ मेरी ट्रेन वाली एक फोटो से कैसे साबित हो जाता है कि मैंने इसके साथ जबरदस्ती की? नमस्कार, हम प्रांतीय विशेष जांच दल से हैं। हमें झांग निंग के कथित बलात्कार मामले की जांच के लिए भेजा गया है। संबंधित सभी लोग मौजूद हैं, कृपया हमारे साथ चलिए। घर लौटने से पहले मैं भाई खा से मिल चुका था।
और उन्हें पूरी स्थिति बता चुका था। भाई खान ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत विशेष जांच दल बनाने की अर्जी दी। पूछताछ कक्ष में मेरे सामने विशेष जांच दल के 6 पुलिस अधिकारी बैठे थे। दोपहर से रात तक वही सवाल मुझसे 100 से भी ज्यादा बार पूछा गया। जुआंग बेनन्यू, अच्छी तरह सोचो, उस रात ट्रेन में क्या तुमने सच में कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा? मैं ये बात कई बार बता चुका हूँ। उस रात मैं ईयर प्लग लगाकर सो रहा था। मैं अपनी बर्थ से कहीं नहीं गया, न कुछ सुना न कुछ देखा। झांगनिंग के मेरी क्लास में घुस आने से पहले मैं उसे जानता तक नहीं था। मुझे तो उसका चेहरा भी नहीं पता था। क्या सिर्फ इसीलिए कि हमने एक ही डिब्बे में टिकट ली थी तुम मुझे अपराधी बना दोगे? जुआंग बेनन्यू, हमें पता है कि तुम्हारे पिता शहीद थे और तुम पुलिस अकादमी के छात्र हो। अगर सच में कुछ किया है तो खुद कबूल कर लो, हम नरमी बरतेंगे। खुद कबूल करना और तुम्हारे द्वारा जांच में पकड़ा जाना दोनों अलग बातें हैं। तुम्हारी माँ बाहर तुम्हारे लिए लगभग टूट चुकी है। इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम वायरल हो चुकी है। तुम्हारा घर चारों तरफ से घिरा हुआ। क्या तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं होता? तुम चाहते हो कि मैं जुर्म कबूल कर लूं और अब मेरी माँ को भी बीच में ला रहे हो। मेरी माँ तुम्हारी तरह नहीं है। वो किसी झूठे आरोप पर भरोसा नहीं करेंगी। उन्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा है। वो मेरा साथ देंगी। जुआंग बेनन्यू, एक बार फिर सोच लो। उस रात ट्रेन में क्या सच में कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि सिर्फ मुझ पर ध्यान मत दो। पीछे कहीं आग लग जाए तो संभाल नहीं पाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सू परिवार को पहले ही खबर भिजवा दी है। शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं। उस रात उस ट्रेन में सिर्फ झांगनिंग ने ही शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। इतनी महत्वपूर्ण बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैंने नहीं बताया। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को भी नहीं पता था। इसका मतलब ये भी नहीं कि पुलिस सच्चाई तक नहीं पहुंच सकती। जुआंग बेनन्यू, कोई तुमसे बात करना चाहता है। मेरी सारी मेहनत आखिर बेकार नहीं गई। असली तमाशा अब शुरू होने वाला था। रिसेप्शन रूम में शूलोंग सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठा था। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैसी मुसीबत उसके सिर पर टूटने वाली है। उसके फोन की स्क्रीन पर मेरे द्वारा असली पहचान के साथ पोस्ट किया गया आरोप वाला वीडियो चल रहा था। मैं जुआंग बेनन्यू हूँ। मैं जिंगचुआन के शू परिवार के शूलोंग पर आरोप लगाता हूँ कि उसने उस ट्रेन यात्रा के दौरान 2 महिलाओं के साथ जबरदस्ती की थी। एक झांगनिंग थी, दूसरी राजधानी के सू परिवार की बेटी सू युएथियान थी। मेरी जानकारी के अनुसार ट्रेन की एक अटेंडेंट के पास इस मामले के अहम सबूत हैं, लेकिन वो शू परिवार की ताकत से डरकर सामने आने की हिम्मत नहीं कर रही। मैं अपने शहीद पिता जुआंग जियानजुन की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा हर शब्द सच है। वीडियो देखने के बाद शूलोंग के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पिछले जन्म में सुयुएथियान के बड़े भाई ने अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए उस ट्रेन के बहुत से यात्रियों को ढूंढा था, लेकिन सबको शू परिवार ने धमका दिया था। लोगों के पास सबूत होने के बावजूद कोई सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस जन्म में झांगनिंग द्वारा रिपोर्टरों को मेरे घर लाकर लाइव स्ट्रीम करने से पहले ही मैंने माँ से कहकर अपनी असली पहचान वाला आरोप वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करवा दिया था। पूरा इंटरनेट हिल गया। अब कोई भी इस खबर को दबा नहीं सकता था। इसमें शू लोंग द्वारा सू युएथियान के साथ की गई जबरदस्ती के पूरे सबूत थे। साथ ही शू परिवार की टैक्स चोरी और अधिकारियों के साथ मिली भगत के सारे दस्तावेज भी थे। ये सब मेरी माँ ने पिछले जन्म की यादों के आधार पर इकट्ठा करके पूरे इंटरनेट पर जारी कर दिया था। मेरी माँ एक मजबूत और शानदार महिला थी। वो हमेशा मुझ पर भरोसा करती थी। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो अपनी इज्जत को हथियार बनाकर बेगुनाहों को फंसाते हैं और एहसान का बदला दुश्मनी से चुकाते हैं। शूलोंग, तुम पर 2 जबरदस्ती के मामलों में शामिल होने का शक है। हम कानून के अनुसार तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। हमारे साथ चलो। झांगनिंग, तुम पर झूठा आरोप लगाने का संदेह है। जुआंग बेनन्यू की मां ने आधिकारिक रूप से तुम्हारे खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। मुझे छोड़ दो। बहुत बढ़िया, सच में गुरुजी के बेटे हो। माँ पापा, मैंने कर दिखाया। मैंने आप दोनों की इज्जत बचा ली। मैंने अपने परिवार की रक्षा कर ली। क्योंकि मैं पापा का बेटा हूँ। मैं हमेशा यकीन करता था कि रोशनी आखिरकार काले बादलों को चीर देगी और अंधेरे को मिटा देगी। 3 साल बाद मैंने पुलिस अकादमी से बेहतरीन रिजल्ट के साथ ग्रेजुएशन किया और सफलतापूर्वक शहर के पुलिस विभाग में भर्ती हो गया। मैं भाई खा का शिष्य बन गया, एक असली जनता का पुलिस अधिकारी। माँ सोफे पर बैठकर सब्जियां साफ कर रही थी, साथ ही अपने पुराने दोस्तों को फोन पर खुशखबरी भी दे रही थी। वो इतनी खुश थी कि हाथ रुके ही नहीं रहे थे। हाँ, हमारा बेनन्यू आज फिर बहादुरी दिखाकर आया है। उसने कई सालों से फरार एक वांटेड अपराधी को पकड़ लिया है। अगर उसका पिता ऊपर से देख रहा होगा तो वो भी बहुत खुश होगा। इस वीकेंड मैं कब्रिस्तान जाऊंगी। उसे उसके बेटे की सारी बातें बताऊंगी। फोन रखने के बाद माँ मुस्कुराई, फिर सिर हिलाया और उठकर रसोई में खाना बनाने चली गई। बाद में मुझे पता चला कि सू युएथियान ने शूलोंग को समझौते का कोई मौका नहीं दिया। उसने आखिरी दम तक केस लड़ने का फैसला किया। सू परिवार ने शू परिवार की टैक्स चोरी के सारे सबूत भी हासिल कर लिए और उन्हें सीधे टैक्स विभाग और अनुशासन जांच आयोग को सौंप दिया। शू परिवार सिर्फ एक रात में बिखर गया। उनके शेयर धड़ाम से गिर गए। कंपनी दिवालिया हो गई। आखिर में उनकी जमीन भी खरीद ली गई और पूरी तरह समतल कर दी गई। वो जगह कूड़े के मैदान में बदल गई। शूलोंग का पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। शूलोंग को उम्र कैद की सजा मिली और झांगनिंग को झूठे आरोप और
और फर्जी सबूत बनाने के अपराध में 3 साल की जेल हुई। जेल से बाहर आने के बाद उसके माता पिता मेरे घर आए। वो दरवाजे पर घुटनों के बल बैठकर मुझसे गुहार लगाने लगे, छोटे जुआंग, हमारी निंगनिंग को माफ कर दो, उसे गलती हो गई थी, वो बस शू लोंग के बहकावे में आ गई थी। तुम तो लड़के हो, इतनी सी बात को जाने दो ना। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? बस करो, हम तुम्हें जितना पैसा चाहिए देंगे, कृपया निंगनिंग को माफ कर दो। अगर तुम्हारे हिसाब से सब कुछ थोड़ा सह लेने से खत्म हो जाता है तो तुम लोग भी सह लो। शायद किसी दिन झांगनिंग को पछतावा होगा और फिर सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। माँ, मैं घर आ गया। आ गए? जाओ पहले हाथ धो लो। आज मैंने तुम्हारी पसंद का ब्रेस्ट पोर्क बनाया है। मैं रसोई में व्यस्त माँ की पीठ को देख रहा था। खिड़की से आती धूप उनके ऊपर पड़ रही थी। सब कुछ गर्मजोशी और सुकून से भरा हुआ लग रहा था। पिछले जन्म की सारी तकलीफें अब धुएं की तरह उड़ चुकी थीं। सब कुछ सबसे अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। इस जन्म में मैं उन लोगों की रक्षा कर पाया जिन्हें मैं बचाना चाहता था। मैंने अपनी मर्यादा और सिद्धांतों को बनाए रखा और वैसा इंसान बन पाया जैसा मेरे पिता हमेशा चाहते थे। सच में कितना अच्छा है।